हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ पे हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे बिकॉज आई हैव दिस क्वेश्चन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू लर्न अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में, एंड उनका वैसे ये बोलना नहीं था कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पूछना है, बट द पॉइंट इज दैट उन्होंने बोला कि उनको फेयोल की फेयोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़नी है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट दिस फेयोल्स 14 प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट एंड इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्यों रखा गया है। सी बेस्ड ऑन दिस, उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसका आप समझ लीजिए ये क्लासिकल अप्रोच है। ओके, सो क्लासिकल अप्रोच है ऑफ मैनेजमेंट। सी आपको पता है मैनेजमेंट में क्या होता है। मैनेजर जो होता है कंपनी का, दिस पर्सन कम्स अप एंड वो सारी चीज़ें करता है रिलेटेड टू जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, जो 7 रिसोर्सेज होते हैं ना, 7 M's ऑफ मैनेजमेंट, जैसे जो होते हैं मैन, मनी, मटीरियल, मशीन, मेथड, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, राइट। तो आप उसको कोऑर्डिनेट करके और ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन रीच करता है अपना अल्टीमेट गोल, वी ट्राई टू गो फॉर। नाउ कमिंग अप टू क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में 3 कैटेगरीज है, अगर आपने पढ़ी होंगी। उन 3 कैटेगरीज में सबसे पहले है साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर आपकी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और फिर आती है आपकी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लासिकल, क्लासिकल मीन समथिंग जो कि पुरानी है, और मोस्टली क्लासिकल एरा क्या था, वो हमारा था 1880 से लेके पूरा 1920 तक का। ओके, सो इस एरा के टाइम पे जो सी चीजें आई, जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आए और कैसे उनको कंसिडर किया गया, यही है जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग अप टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सी साइंटिफिक मैनेजमेंट यू ऑलरेडी नो किसने दिया था। ये बेसिकली क्या हुआ था, ये टेलर ने दिया था। ध्यान है, FW टेलर। ऑलराइट, और इसमें क्या था, इसमें सारी चीज साइंटिफिकली यू हैव टू गो फॉर। ओके, जो भी है वो वर्क एफिशिएंसी और एक तरीके से मेंटल रेवोल्यूशन जो आपका वर्कफोर्स में होगा उसका देखा गया था। इसमें क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसमें टाइम एंड मोशन था, स्टडी थी, सुपरविजन को बोला गया था, डिफरेंशिएशन बताया गया था, और कोऑपरेशन बताया गया था मैनेजमेंट और वर्कर्स में, और डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम को करने। सो सारी चीजें जिसमें छोटी से छोटी डिटेलिंग लेनी है वो हमें इस साइंटिफिक मैनेजमेंट में किया गया था। अब करते हैं हम कि हमारे पास अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, वो है हेनरी फेयोल का, जो फेयोल्स की 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आई है, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये अप्रोच थी आपकी 1841 से लेके पूरा 1925 तक, राइट, इनका जो पीरियड था। और टेलर का मोस्टली इन्होंने जो अप्रोच दी थी वो 1910 में आई थी। ऑलराइट, सो कमिंग अप टू एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है, राइट। तो बिकॉज उनको, जिनको ये डाउट है, उनको इस पे ही पढ़ना है, राइट। सो लेट्स कैच ऑन इट। ऑलराइट, तो हमारा अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो कि है फेयोल की 14 प्रिंसिपल। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दी थी, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन था उनका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट को। और वो बिलीव करते थे जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, राइट, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। आप पूछोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, फंक्शंस जैसे प्लानिंग, राइट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब हमारे फंक्शंस होते हैं,
राइट। तो ये सब क्या है, ये सब एक क्लोज्ड सिस्टम में, एक बंद सिस्टम में हो रहे हैं, जिसको ये मतलब मैनेजमेंट को समझते थे कि इट्स द काइंड ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम, कि एक ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो वहां के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको कैसे लगाए ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए। तो वो क्या करते थे, जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मद्देनजर रखे कि कैसे मैनेजर, ओके, मैनेजर क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। ऑलराइट, तो उसके लिए ही हैज एक्चुअली डेवलप दीज प्रिंसिपल्स, जो कि है हमारी फेयोल की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये क्या है, एक तरीके से गाइड है आपकी, आपको बता रही है कि किसी भी मैनेजमेंट में प्रैक्टिसेस जो करनी है वो कैसे करनी है, राइट। सो लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट वन। ओके, सो सबसे पहली जो है वो हमें पता है कि वो है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे आप वर्ड देख रहे हो ना, डिवीजन, आपको काम बांट दिया गया। सो बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द पीपल, कि वो लोग क्या क्या करे हुए हैं, राइट, उनकी स्पेसिफाइड एरिया में, जैसे सपोज करो आपने एमबीए किया है विद एचआर, तो आपका एरिया डोमेन क्या होगा, एचआर। अब उस एचआर में भी आप क्या क्या अलग कर सकते हो, यू नो, यू कैन गो फॉर रिक्रूटमेंट, यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, या सैलरी बनाना है, कुछ भी। तो वो जो डिवीजन ऑफ वर्क होगा ना, वो क्या करेगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक एफिशिएंट वे में रन करने का इंश्योरेंस देगा। इससे क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर वहां पे इंसान काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसमें परफेक्ट हो जाएगा, राइट। और जब वो उस काम में परफेक्ट हो गया है तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आराम से वो काम कर लेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये एम्फसाइज करता है कि एनी वर्कर जो कि काम कर रहा है उसको उसके स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस में काम दो, और फिर वो उसको परफेक्शन में कर देगा। और डिवीजन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट व्हाट विल हैपन, एफर्ट्स मेक करेंगे ताकि स्पेशल पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाए हमारा। सो दैट इज कंसिडर्ड इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सॉरी, सेकंड है आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्या हुआ, अथॉरिटी का हमेशा मतलब होता है इन कॉन्टेक्स्ट कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं एक स्पेसिफिक पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हो, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपके क्या क्या पावर है। तो अगर आपको कोई स्पेशल टास्क करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, ओके, एंड क्या क्या आपके पास पावर्स हैं, और वो उस पर्टिकुलर वर्क करने के लिए कैसे आप कर रहे हो, कैसे आप उसको यूज कर रहे हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ कि आप उस चीज की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो कि हाँ ये चीज मैंने की है, मैंने ऐसे की है, मैंने सही की है या गलत की है, ओके। और अगर आपने कोई भी चीज क्या कहते हैं की है, उसमें आप एसोसिएट करिए अपने आप को, ओके, आप लिंक करिए कि हाँ ये चीज मैंने ही की है, तो वो हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर इंस्टेंस अगर आप मैनेजर हो तो आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर कोई भी इंसान ने उसने आपको आपने उसको टास्क दिया किसी वर्कर को, तो वो कैसे अपने राइट्स और पावर्स को यूटिलाइज करके एक स्पेशल टास्क करेगा, प्लस उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर चीज में, आप उसको बता सकते हो, वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल होगा। ओके, सो दैट कम्स फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी थर्ड आएगी, वो होगा डिसिप्लिन। ओके, नाउ डिसिप्लिन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या हुआ कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन, सी एवरीवेयर यू फाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में बट ऑब्वियस है, हाँ आप जिस स्कूल में भी पढ़ते थे वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू विल बी वर्किंग। तो एक कोई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में काम कर रहे होते हैं, और इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड, राइट, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। तो डिसिप्लिन हमको क्या करता है, अपने जो गोल है उसमें जल्दी रीच आउट करने के लिए, काम के लिए एफर्ट्स देने में हमारे को बेस्ट वो देता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने ऑर्गेनाइजेशन के, इफ नॉट देन द पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। कमिंग अप टू फोर्थ, और देखिए मैं सारे वर्ड्स लिख रही हूँ, दे आर लाइक अगर आप ये वर्ड्स लिखोगे ना अपने एग्जामिनेशन में, सो दे विल बी एप्ट, मतलब ये सही है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर फोर्थ आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब है कि जो आपके नीचे काम करते हैं लोग, ओके, वो
सिर्फ और सिर्फ सपोज करिए आप मैनेजर हो और आपके नीचे स्पेसिफिक पीपल आर वर्किंग, तो वो लोगों को आपको जो भी आप ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ओके, और आप ही होगे जो अकाउंटेबल होगे। ये नहीं कि कोई दूसरा भी काम बोल रहा है फिर वो कर रहे हैं, नहीं, पेपर वर्क होगा। यूनिटी मतलब एक कमांड आ रहा ओनली, यूनिटी ऑफ कमांड। एक पर्सन से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वर्कर्स को यहाँ पे कि हाँ आपको काम करना है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ओके, ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं डाउनवर्ड्स, ऑलराइट, और इसी पे अकाउंटेबल, कुछ भी हुआ प्रॉब्लम आप इसी के पास जाओगे, आप थर्ड इंसान के पास नहीं जा रहे। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, काम स्मूथ चलता है। इससे क्या होता है, आपकी ड्यूल सबऑर्डिनेशन और कंफ्यूजन अवॉइड करता है कि हमें इधर जाना है, कि हमें इन वाले सर से बोलना है। सपोज कोई सर है आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप उन्हीं के पास जा रहे हो, राइट, आप किसी और के पास नहीं जाते। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर आपका, आप उसके पास जा रहे हो, ओके। तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। कमिंग अप टू फिफ्थ वन, जो कि होगी हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि वन हेड और वन प्लान, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेम ऑब्जेक्टिव है और हमारा सेम कोई हेड है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारा इतना इतना काम हो जाए, हमारी इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बन जाए, और उसको एक ही हेड कर रहा है इंसान, ओके, जो आप सीईओ बोलते हो, जो भी बोलते हो, ओके। तो उन्हीं की तरफ से डायरेक्शन आ रहा है और हमारा जो बिजनेस का कॉमन गोल है वो हम रीच कर पा रहे हैं, राइट। सो ये थे 5 of them, that is division of work, discipline, unity of direction, unity of command, authority and responsibility, right? So ये हो गए हमारे 5। तो it's like D, A, D, U and U. So 2D, 2U, A, you can make acronyms for them, कुछ भी आप बना सकते हो, right? So अब हम 6th से करेंगे, okay? So yeah. Okay, so coming up to 6th one, that is subordination of individual to general interest. Okay, so subordination of individuals या फिर individual to general interest. So इसका मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये वही है कि जितना भी इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर इंसान का, उसको नहीं प्रायोरिटी देनी है। सपोज करिए आप आप एक मैनेजर हो, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिर्फ आपके इंटरेस्ट में नहीं काम करना है, हमें पूरा एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करना है, राइट। तो मतलब आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस मिलेगी। जाहिर है कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा टास्क है, बहुत सारा, ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आपको अपने बारे में सोचना है तो अपना आप बिजनेस खड़ा करिए। आप एक मैनेजर हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ ऑफ, मतलब उसके पॉइंट से सोचना है, ये नहीं कि आप अलग हो, राइट। सो ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि हमें अब एक इंसान का नहीं सोचना है, इट्स लाइक फॉर एवरीवन। सो लाइक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और ऐसा नहीं होएगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर आता है रेम्यूनरेशन। इसका मतलब है कितना पे मिलेगा आपको, कि आप जितनी सर्विसेज दे रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन को, ओके, सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले आपको मनी क्या मिल रहा है। सो इसमें यही होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो डिटरमाइन करती हैं कि आपको पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, ओके। तो अगर आप मैनेजर हो तो आपकी सबऑर्डिनेट्स है, तो आप कैसे उनका पैसा, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे पैसा देगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कहाँ आप रह रहे हो। जैसे आपने एम्प्लॉयज़ का देखा होगा, राइट, उन लोगों को टीयरनेस अलाउंस भी मिलता है सब, तो उस पे बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा, ओके। देन कम्स द 8th वन, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन भी यही है कि एक तरीके से सबऑर्डिनेशन वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा है, वही है कि कुछ कुछ जगह क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सपोज करिए एक हेड है, फिर उसके नीचे और लोग हैं, फिर सपोज ये मैनेजर्स हैं और फिर इनके नीचे भी और लोग हैं,
राइट, इनके नीचे भी और लोग हैं और बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज होते हैं, यू नो, बहुत बहुत होते हैं, लाइक इट्स जस्ट फ्यू ऑफ देम दैट आई हैव डन। ओके, सो इन्होंने बोला कि जो हमारा सेंट्रल होगा उसके पास सब चीज हो, ये तो मतलब होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोगों के पास होना चाहिए पावर। और सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि कोई भी एक्शन लेना है, सपोज करिए यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज करिए, इन्होंने मैनेजर से बोला, मैनेजर्स ने जाके इनको बोला, तो अब क्या होगा, ये जो है जो डिसाइड करेंगे, जो सेंटर सोचेगा, राइट, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोचती है वही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए। तो ये है। अब इसका उल्टा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या होता है, सबके पास अथॉरिटी होती है कि भाई हाँ ठीक है, आप भी, ये इन्होंने कहा मेरे को अपने प्राइस इंक्रीज करवाना है, लाइक पैसा ज्यादा चाहिए, इन्होंने बस लिख दिया मैनेजर को, तो मैनेजर इज लाइक ओके फाइन, हो जाएगा। और जैसे सपोज करिए वर्कर का मन है कि समझ लीजिए गुड्स बन रहे थे, समझ लीजिए व्हाइट कलर के, तो इन्होंने कहा नहीं हम रेड बना सकते हैं, तो मेरे पास अथॉरिटी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो वो होता है कि एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन। वरना अगर सेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब ये होगा कि जब तक सर नहीं बताते हमारे हेड ये चीज ऐसे होनी है, तब तक वी कांट डू एनीथिंग। ओके, सो ये हमारा होता है सेंट्रलाइजेशन। फिर नंबर 9 आता है आपका स्कालर चेन। कमिंग अप टू स्कालर चेन, ये क्या है, फॉर्मल लाइन है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। एंड कम्युनिकेशन, कहाँ पे, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन है, तो इसमें क्या होता है, आपको ये बताया गया है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, अथॉरिटी किसके पास रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, इनके पास है, हमारे जो मेन हेड हैं उनके पास वो अथॉरिटी है, फिर ये ऐसे करके नीचे जा रहे मैनेजर हैं, तो वो बताता है हमें कि अगर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो हमारा स्कालर चेन होना चाहिए। उसके बाद इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए गैंग प्लैंक भी आया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, सो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी गुड वे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। उसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम होता है, तो वो करना पड़ेगा। कमिंग अप टू 10th वन, 10th इज ऑर्डर। ओके, सो जब जब चीजें सही है, यू नो, राइट प्लेस राइट पीपल, जो चीज जहां पे है जैसे सही है, ओके, और उसमें ऑर्डर है, ऑर्डर मेंटेन्ड है, जैसे जितने भी रिसोर्सेज है उसमें भी ऑर्डर मेंटेन है, सारी चीजें, तो वो आपका ऑर्डर बताता है। ओके, राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस भी बोलते हैं बहुत लोग। ओके, तो वो इक्विटी, इक्विटी वर्ड मैथ्स में पढ़ा होगा, इक्विटी इक्वल के लिए यूज होता है, राइट। सो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर को क्या करना है, उनको सबको बहुत अच्छे से इक्वली ट्रीट करना है और उनको जस्टिस भी देना है। ओके, एंड काइंडनेस ऑल्सो, कोई भी बाइसनेस नहीं दिखानी है कि हम इसको जानते हैं या ये हमारे एरिया से है तो हमें इसे इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, देन कम्स द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि जो आप हायर कर रहे हैं लोगों को तो उनका समय कितना है। ओके, रिटेन करना एम्प्लॉय को, टेन्योर मतलब होता है टाइम, पर्सनल मींस जितने पीपल यू आर, यू नो, आ रहे हैं आपके, तो रिटेन करना एम्प्लॉयज को कितना इंपॉर्टेंट है, और जॉब सिक्योरिटी देना। तो अगर जिस एम्प्लॉय के पास जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से काम करेगा, उसको लगेगा हाँ जॉब सिक्योरिटी है मेरी। या फिर इफ यू आर नॉट गिविंग जॉब सिक्योरिटी ऑल्सो, इफ यू आर गिविंग देम, यू नो, आपने बताया कि हाँ ये 10 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप जब ऐसे बोल रहे हो ना, तो व्हाट इज हैपनिंग, दैट पर्सन इज रीश्योर्ड कि हाँ हाँ इन्होंने मेरे को ऐसे बताया है और इतना होगा। तो दैट इज समथिंग जो आप, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर वर्किंग फॉर यू, एंड उनका जैसे टाइम हुआ है वैसे आपका भी टाइम है, और आपको उनको बेनिफिट देना पड़ेगा कि
जो भी हम जॉब सिक्योरिटी दे पाए या फिर रेम्यूनरेशन आज के ज़माने में, ओके, तो ये चीज़ वाज मेंट और ये चीज़ बनी थी लॉन्ग बैक, ओके, यू कैन सी बहुत पहले बनी थी ये सब चीज़ें, तो 1925 की तरफ। तो उस टाइम शायद कुछ होता होगा कि मतलब हमें बताया जाता, उन लोगों को बताया जाता होगा कि जॉब सिक्योरिटी आपकी, क्योंकि उस एरा में भी बहुत सारे वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, राइट, एंड इट्स मोर लाइक कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें, ये हेनरी फ्योल बोल रहे हैं। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर भी होता है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्राइवेट में वी आर टोल्ड कि 1 साल या 2 साल आपका होगा, तो वही चीज़ है। कमिंग अप टू 13th वन, जो कि होगा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, नाउ व्हाट्स इनिशिएटिव? क्या है कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हेनरी फ्योल चाहते हैं कि आप क्या करिए, सारे वर्कर्स को एनकरेज करिए कि वो अपना इनिशिएटिव दिखाएं, कि अगर उनको कुछ मन है बोलने का कि मेरे को ये चाहिए, या फिर उनका मन है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो एटलीस्ट उनको एक पॉइंट दे कि हाँ आप ऐसे कर लो, तो वो क्या होगा, बेनिफिट देगा ऑर्गेनाइजेशन को भी और सेटिस्फैक्शन देगा एम्प्लॉयज को भी, दैट एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग, राइट। देन there's this word, foreign word, that is spirit de corps, okay, इसका मतलब ही होता है टीम स्पिरिट, ओके, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। सो इसका मतलब है कि आपको हार्मनी क्रिएट करनी है, कॉपरेशन दिखाना है अमंग द एम्प्लॉयज, जो कि बहुत नेसेसरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन चल जाए, हमारे कॉमन गोल वो हो जाए, ओके। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब चीज़ें वर्क कर रही हैं, और एक टीम स्पिरिट के थ्रू ही काम करिए। जैसे फॉर इंस्टेंस क्रिकेट मैच में होता है ना कि आप सारी वो कर रहे हो, तो दैट बेनिफिट्स अस, ओके। कमिंग अप, आई थिंक आपको सारी ये फ्योल की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद हो गई होंगी, और नहीं याद हुई है तो समझ तो गए होंगे। एंड दे आर वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स। ये कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि वॉर सिचुएशन थी, उसके बाद एम्प्लॉयज जा रहे थे और मैनेजर्स थे, तो मैनेजर्स को गाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स लिखी गई हैं फ्योल के थ्रू, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और आप ये पढ़ सकते हैं आराम से, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी इजी वन। सो या दिस वाज ऑल अबाउट फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बाकी आपको अगर समझना है और भी चीज़ें डिटेल एंड नहीं समझ में आए, so I can make a video for that as well. So this was about the management. I hope you understood, and thank you very much for watching this particular video. Do subscribe to it, and I'll come with more of the management stuff because I'm literally into it right now. So yeah, thank you. Have a great day. Bye.